आप भारत में, हिंदुस्तान में अगर विश्वास रखते हैं तो जो आने वाली खबर है वो आपके लिए जरूरी नहीं, बल्कि उस खबर को देखकर अगर आप में रोष आए, गुस्सा आए तो वो जायज है। मान लीजिए कि आप इस देश के मूल सिद्धांतों में पूरी तरह से विश्वास रखते हैं। अगर इस खबर को देखकर आपके अंदर गुस्सा आता है, आज हम उन लोगों का पर्दाफाश करने वाले हैं जो भगवा चोले की आड़ में समाज में जहर घोलने का काम कर रहे हैं। क्या संतों का काम किसी धर्म के पीछे, किसी व्यक्ति के पीछे उनको भड़काने का होता है? और अब तक ये लोग गिरफ्तार क्यों नहीं हुए हैं, ये सबसे बड़ा सवाल है। हेट स्पीच की हम बात करते हैं, कानून के अंदर बहुत सारे ऐसे प्रावधान हैं हेट स्पीच में जिसके लोगों के ऊपर बहुत सारे कड़े कार्रवाई करी जा सकती है। क्यों अब तक गिरफ्तार नहीं हुए? सबसे पहले मैं आपको बताता हूं जो हेट स्पीच है उसकी धाराएं कौन कौन सी है। किन धाराओं में किसी के भी खिलाफ अगर वो इस तरीके की बातें करता है, किसी को मारने की बातें करता है, हथियार उठाने की बातें करता है, तो उसके खिलाफ किन धाराओं में मुकदमे हो सकते हैं। धारा 153A, धर्म के आधार पर 5 साल तक की भेदभाव या दो धर्मों के बीच में झगड़ा कराने की कोशिश, यही कर रहा था ये पूरा धर्म संसद के नाम पर। 5 साल तक की सजा इस पर हो सकती है। धारा 153B, संविधान के अधिकारों से किसी धर्म के लोगों को वंचित करने की कोशिश, 5 साल तक की सजा इस पर हो सकती है। 295A, किसी धर्म को नीचा दिखाने की कोशिश या उस धर्म के लोगों की भावनाओं को आहत करने की कोशिश, 295A धारा है, इसमें भी 3 साल तक की सजा हो सकती है। पर अभी तक इंतजार हो रहा है कि कुछ जब तक चिंगारी भड़केगी नहीं तब तक शायद कानून अपना काम करेगा नहीं। स्वामी अमृतानंद जी धर्म संसद के आयोजक थे, वो हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं। डॉक्टर तस्लीम रहमानी, ये भी धर्मगुरु हैं, ये भी हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं। अभिषेक सिन्हा हमारे संवाददाता जुड़ रहे हैं देहरादून से। अभिषेक, सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहता हूं, उत्तराखंड की सरकार इंतजार किस बात का कर रही है, या चुनावी फायदे के लिए चुपचाप बैठे हुए हैं? इंतजार इस बात का है कि पहले पूरा माहौल बिगड़े, कोई कुछ कर दे, उसके बाद सरकार एक्शन में आए? देखिए अंकित, मैं आपको सबसे पहले बताऊं कि ये जो भी घटना घटित हुई है ये वाकई में बहुत शर्मनाक घटना है। और हरिद्वार जैसी जगह पे इस तरह की घटना 3 दिन तक चलती रही और उसका किसी भी LIU लोकल इंटेलिजेंस यूनिट तक को पता नहीं चला। इतने भड़काऊ भाषण चल रहे थे। वैसे तो अगर बात की जाए तो पहले ही जिस दिन ये भाषणबाजी शुरू हुई थी उसी दिन पुलिस को हरकत में आ जाना चाहिए था। लेकिन अगर मैं बात करूं, पुलिस के कई आला अधिकारियों से मैंने बात करने की कोशिश की तो उन्होंने इस मुद्दे पे कोई भी बात करने से सीधे मना कर दिया। लेकिन हाँ, ऑफ रिकॉर्ड ये जरूर बात हमारे से बात करी है कि अगर हमें कोई शिकायत मिलती तो हम उस पर कार्रवाई करेंगे। ये अपने आप में थोड़ा सा अटपटा सवाल हो जाता है कि अगर पुलिस के सामने कोई गुनाह होता है, जब तक उसकी कोई शिकायत नहीं मिलेगी तो वो कोई कार्रवाई नहीं करेगी। ये अपने आप में एक बड़ा सवाल भी खड़ा करता है। लेकिन ऑफ रिकॉर्ड कहा है, इसलिए हम इस पे दावे नहीं कर सकते अंकित। ठीक है, लेकिन अभी मैं देखिए मैं आपके पास वापस आ रहा हूं। मैं अमृतानंद जी आपसे पूछना चाहता हूं, धर्म संसद में क्या किसी और धर्म के खिलाफ इस तरह के उद्घोष का पूरा आयोजन था? बिल्कुल नहीं। मैं तो सबसे पहले आपके पैनल पर जितने जुड़े लोग हैं, मेरे खुद के चैनल पर अनकट सारी रिकॉर्डिंग है, 3 दिन का चला हुआ है स्वामी अमृतानंद चैनल पे पूरा। आपकी टीम ने हमसे पूछा, हमने कहा कोई स्ट्राइक नहीं आएगा, आप पूरा उसको देखिए, रिव्यू करिए पहले। दूसरी बात, किसी धर्म के खिलाफ नहीं कही गई है। और जिन बातों को आप कह रहे हैं, इससे भी खतरनाक एक वीडियो में 1000 वीडियो दिखा सकता हूं जिस पर आज तक किसकी गिरफ्तारी हुई है। आप हमको यह बताने का कष्ट करें कि हमारे यहां एक बात कही गई कि 5000 का मोबाइल रख लो लेकिन 1 लाख का हथियार रखो। ये मेन बात है, सुनिएगा। तो ये गलत क्या है? उन्होंने ये तो नहीं कहा अवैध हथियार। सुनवाता हूं गलत क्या है, सुन लीजिए। अपने अमृतानंद जी सुन लीजिए। अगर आपका पूरा तथ्य यही है कि किसी और ने कुछ कहा, उस पर कार्रवाई नहीं हुई, इसलिए मेरे मुंह में जो आएगा मैं बोलूंगा। आप ही के इसमें एक महाराज आए थे, सिंधुराज महाराज, उन्होंने कहा जब यहां से बाहर जाओगे तो ये मैसेज लेकर जाना कि जो हिंदू धर्म को अपनाएगा वो जिंदा रहेगा, जो नहीं अपनाएगा उसको मार दिया जा सकता है, उसको म्यांमार तक छोड़ के आ जाएंगे। ये ठीक था? मैं आपसे बताता हूं, ये तालिबानी शिक्षा है क्या?
जो आप दे रहे थे धर्म संसद में, तालिबानी शिक्षा वो है जो आप धर्म संसद में दे रहे थे। इस देश को भी आप चाहते हैं कि तालिबान बन जाए? गलत। हमारे यहाँ धर्म संसद का मतलब, आपने महाभारत पढ़ा है? आपने महाभारत पढ़ा है? किसी ग्रंथ को, किसी भी ग्रंथ में ये नहीं लिखा होगा कि जाओ और इस तरीके की बयानबाजी करो और भगवा चोला पहन लो और हिंदू धर्म के नाम पर इस तरह की बातें करो। नहीं है। अगर आप सुनिएगा प्लीज मेरे भैया, आप सुनिए, कोई ऐसा ग्रंथ नहीं है जहां पर यह नहीं लिखा है कि आतिताइयों के साथ, आतंकवादियों के साथ हमें जबरदस्त मुठभेड़ नहीं करना चाहिए। जो हमारे यहाँ कल देहरादून में मार दिया, आंख निकाल लिया, गला काट लिया, आपने उसको क्या कहा? वो कौन करेगा? वो आप करेंगे। आप कौन है? पुलिस हैं आप, कानून है आप, देश का संविधान है आप तय करेंगे किसके साथ क्या होना चाहिए। आप लोगों को बताएंगे कि हथियार उठाओ और जाके मार दो, या आप तय करेंगे किस व्यक्ति को क्या सजा मिलनी चाहिए? हैं कौन आप? हाँ, मैं बताता हूं मैं कौन। मैं देश का नागरिक हूं। पुलिस हमारी सुरक्षा क्यों नहीं कर रही है? तो जाइए पुलिस के खिलाफ शिकायत कीजिए। उसका मतलब यह है कि आप हथियार उठाने को बोलेंगे? उसका मतलब यह है कि आप हथियार उठाने को बोलेंगे? नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूं किसी के खिलाफ, लेकिन आतिताइयों, आतंकवादियों के खिलाफ हथियार क्यों नहीं उठ रहा है? क्यों नहीं उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज हो रहा है? उसके खिलाफ तो ये सवाल पूछिए देश की सरकार से, ये सवाल पूछिए पुलिस से, पर उसका मतलब ये नहीं है कि आप जाके बोले। मैं एक और आपको एग्जांपल देता हूं। अगर उनको खत्म करना है, उनको सुन लीजिए अमृतानंद जी, सुन लीजिए, अगर उनको खत्म करना है तो उन सबको मार दो। 100 से ज्यादा को मारोगे तो 20 लाख से ज्यादा हम 20 लाख और हमारी जीत होगी। ये किसने बोला? अनुपमा मां। ये है काम यहां पर आके धर्म के नाम पर इस तरह की बातें करने का नाम है काम। मैं क्या कह रहा हूं आपसे? मैंने अपने चैनल, पहले तो बात आपने एक लिखा कि मैं धर्म का आयोजक था। आयोजक नहीं था, लेकिन धर्म में मैं इस धर्म संसद में सहयोगी जरूर था। हाँ। पहली बात तो ये समझिए। दूसरी बात मैं आपको बताता हूं कि मेरे चैनल पर, मेरा जो YouTube चैनल है बहुत बड़ा नहीं है, लेकिन मैंने ये बात देश दुनिया के सामने आवे पूरा अनकट चलाया है। जैसे अभी आप प्रश्न कर रहे हैं ना, मैं भी प्रश्न करता हूं। पहले बात तो ये समझ लीजिए। दूसरी बात, हम केवल और केवल अमानवीय कृत्य का विरोध करते हैं। जो लोग दुनिया में, वो लोग कौन हैं जो कोरोना काल में थूक रहे थे? वो लोग कौन है जो कोरोना वायरस पर, उन पर कितने मुकदमा दर्ज हुए? और वो लोग कौन है जो कुंभ के मेले में जा रहे थे, उन पर क्यों नहीं मुकदमे दर्ज हो गए? फिर दिक्कत ये है कि आप सब चीजों को धर्म के चश्मे से देखकर सिर्फ बांटना चाहते हैं, और यही इस देश के लिए सबसे बड़ी दिक्कत हो गई कि आप लोग धर्म का नाम लेकर लोगों को बांटने की कोशिश कर रहे हैं। ना आपसे ना मुझसे, देश के नागरिक होने के नाते हमें कॉन्स्टिट्यूशन का पालन करना। डॉक्टर तस्लीम रहमानी, आप कह रहे हैं कि देखिए सेलेक्टिव होता है, तो क्या आपको भी लगता है सेलेक्टिव कार्रवाई हो रही है? सरकार ने अब तक, पुलिस ने अब तक क्यों नहीं इसके ऊपर कार्रवाई करी? देखिए, पहले तो मैं बता दूं कि मैं 3 दिन से ये देख रहा हूं, लेकिन मैं जब भी ये वीडियोस देखता हूं, इन लोगों की बातें सुनता हूं, तो मुझे अपने आप से डर नहीं लगता। मुझे 100 करोड़ इस देश में जो सनातनी लोग रहते हैं, हम उनके साथ 1000 साल से जी रहे हैं और बहुत मजे से जी रहे हैं। इसलिए मुझे ये जो चंद 100 लोग हैं, या बहुत पूरे देश में मिलाएं तो ज्यादा चंद लाख लोग ये होंगे, मुझे इनसे डर नहीं लगता। इसलिए कि मुझे उन पे यकीन है जिनके साथ मैं 1000 साल से जी रहा हूं। और मैं हिंदू सनातन धर्म का एहतराम इसीलिए करता हूं कि वो इनटॉलरेंट है। और ये बात जो ये लोग ने कही है, ये मुसलमानों के लिए खतरा नहीं है, ये हिंदूवाद के लिए, सनातन धर्मी हिंदू को खराब कर रहे हैं। ये देश के लिए खतरा है, ये देश को तोड़ना चाहते हैं। हम मुसलमानों के क्यों नहीं हो रहा है अभी तक इस पूरे मामले में कोई FIR दर्ज? क्यों पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही? चुनाव का इंतजार कर रहे हैं क्या? गोखले जी ने कल 23 तारीख को FIR दर्ज किए, मेरे पास उसकी कॉपी है, मैं भेज सकता हूं आपको भी, आपके कॉरेस्पॉन्डेंट को भी। सवाल यही है कि 23 तारीख को ये FIR दर्ज हो चुकी है, नाम लिखे हैं, नामजद FIR है, सेक्शंस लिखे हैं, लेकिन इसके बावजूद भी पुलिस ये झूठ बोल रही है कि उनके पास कोई FIR नहीं है। उसकी रिसीव्ड कॉपी मौजूद है। साकेत गोखले जी जो TMC के स्पोक्स पर्सन है, उन्होंने करवाई है, और उसमें सारे वीडियो क्लिप्स उन्होंने शो किए हैं। और इसलिए मैंने आज अपने ट्वीट में कहा
कि मैं बहैसियत मुसलमान इस किस्से की शिकायत नहीं करना चाहता, और मैं नहीं चाहता कि कोई भी मुसलमान इस मुल्क का इस मामले में कोई एफआईआर करे या कोर्ट पे जाए। ये काम हमारे उन हिंदू भाइयों का है जो हिंदू धर्म की रक्षा करना चाहते हैं, हिंदू धर्म का स्वामी पालन करते हैं, अमृतानंद, जो तालिबान की आप लोग हमेशा बात करते हैं, कहते हैं देखिए कि ये धर्म कैसा है, ये धर्म कैसे करता है, देखिए वो लोग क्या कर रहे हैं। तो आप चाहते हैं कि जो गलती वहां पर हो रही है वो गलती हमारे देश में भी हो, हमारे देश में भी लोग इसी तरह के बर्ताव आप करें। क्या चाहते हैं? पहले बात तो मैं 2 बात बोल दूंगा खाली 10 सेकंड में। पहले बात तो तस्लीम साहब का मैं बहुत सम्मान करता हूं, बहुत अच्छे से बोलते हैं और मैं हमेशा इनको सुनता हूं। ये बोल रहे हैं कि हम 1000 साल से रह रहे हैं, 1000 पीछे से कभी हिंदुओं के इतिहास में बताओ जिन्होंने उनकी टोपी उतारी हो, जिस तरह से हमारे जनेऊ तौले गए थे। पहली बात तो ये गलत बोल रहे हैं, हमेशा हिंदुओं का कत्लेआम हुआ है, हमेशा। एक बात। दूसरी बात आप कह रहे हैं, दूसरी बात आप प्रश्न फिर से दोहरा दें। प्रश्न मैं दोहराने से पहले आपको बता देता हूं, अगर इतिहास में कुछ हुआ था तो उसका बदला आज उतारेंगे। देश कानून के हिसाब से चलेगा या आपके हिसाब से चलेगा? इन्होंने कहा ना इस बात को, इन्होंने कहा ना कि भाईचारा में रहे। हम तो चारा ही चारा बने रहे मेरे प्रभु। हम भाई में कहा, हमको भाई किसने बनाया आज तक? 7 साल मुझे ये बताइए, मुझे ये बताइए कि आप बार बार ये बात कह रहे हैं कि ऐसा देखिए हमारे साथ क्या हो गया। तो आपको लगता है कि इस देश की जो सरकार है, अमृतानंद जी, आपको लगता है इस देश की जो सरकार है वो इस देश में हिंदुओं को बचा नहीं पा रही? कमजोर सरकार है, मोदी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार इतनी कमजोर है कि वो हिंदुओं को सुरक्षा नहीं दे पा रही। हाँ बिल्कुल। बंगाल में क्या हुआ, केरला में क्या हुआ, दिल्ली में अंकित शर्मा को मारा गया, क्या हुआ? ये सीएए के नाम पर जो हुआ, कितने हिंदुओं का पक्ष लिया सरकार ने, आप बताइए। और जो मुसलमान मारे गए वो ठीक मारे गए? कहां मारे गए, हमको बताइए कितने मारे गए? एक भी नहीं मारा गया। देखिए, एक सेकंड सुनिए। आप 18% 20% यही दिक्कत है आपकी। कोई भी व्यक्ति मारा जाए, चाहे हिंदू हो या मुसलमान, चाहे हिंदू हो या मुसलमान, आपको उस बात का दुख होना चाहिए। आपकी दिक्कत यह है कि देखो ये इस धर्म का मारा गया, उस धर्म का नहीं मारा गया, और आप अपने आप को धर्म गुरु कहते हैं। शर्म आनी चाहिए आपको। आप किसी और के मरने पर यह बात कह रहे हैं कि वो मारा नहीं गया और हमारे धर्म का मारा गया। सुनिए, मैं मेवात, हरियाणा के मेवात क्षेत्र में मुसलमानों के गांव-गांव में हैंड पाइप लगवाया हूं। क्या बात कर रहे हो? ऐसे मत बोलो कि हम नहीं। तो उसके बाद वो हमसे गले तो आपको उससे लाइसेंस मिल गया इस तरह के धर्म आयोजन में इस तरह की बातें करने का? आपको लाइसेंस मिल गया इस तरह की बातें करने का? आपने मेरे प्रभु, आप बताओ कि आपने ऐसी क्लिपें इससे ज्यादा मोदी को गोली मारने की क्लिपों पर आपने कितने लोगों को गिरफ्तार करवाया, हमको बता दो। मैंने जितने भी इस तरह की कभी किसी ने भी बात करी उस पर कार्यक्रम भी किया, और मेरा काम गिरफ्तार कराने का नहीं है। मेरा काम सरकार से पूछने का है कि आप जैसे लोग जो इस तरह की बातें करते हैं वो गिरफ्तार क्यों नहीं हो रहे, और ये सवाल मैं लगातार पूछता रहूंगा। अभिषेक, कुछ कार्रवाई करेगी उत्तराखंड सरकार या हाथ पे हाथ धरे बैठे रहेंगे पुष्कर धामी? देखिए अंकित, जैसा अभी इन्होंने बताया कि एफआईआर दर्ज हो गई है। मेरा कोतवाली क्षेत्र पड़ता है, क्योंकि ये मामला था भूपत वाले का, हरिद्वार भूपत वाले का, और वो कोतवाली क्षेत्र में आती है। और कोतवाली क्षेत्र से हमारी जब बात हुई तो उन्होंने एफआईआर ना होने की मेरे से बात बताई थी। लेकिन हो सकता है, जैसा ये बता रहे हैं कि इनके पास एफआईआर की चिक है, तो आने वाले समय में अगर कोई केस रजिस्टर्ड होता है तो निश्चित तौर पर कार्रवाई होती है। अंकित, यहाँ पे ये उत्तराखंड की पुलिस है और हमेशा से इसने कार्रवाई की है, और अगर इस पर कार्रवाई नहीं होगी तो हम उत्तराखंड की पुलिस की वाहवाही करने का शायद फिलहाल समय नहीं है, क्योंकि उत्तराखंड की पुलिस अभी सो रही है और इंतजार कर रही है कि जब तक ये जो पूरा आयोजन नहीं हुआ, इस आयोजन में से लोग बाहर निकल के कुछ कर नहीं देते, तब तक वो इंतजार करेगी। और ये दिक्कत शायद अभिषेक पॉलिटिकल लीडरशिप की है, क्योंकि चुनाव का समय है तो वो नहीं चाहते कि इनके खिलाफ कोई कार्रवाई करी जाए और उसका नुकसान उठाया जाए। बिल्कुल अंकित, देखिए मैं तो सबसे पहली बात ही मैंने ये कही थी, 3 दिन तक ये आयोजन चलता रहा, 3 दिन तक लगातार भड़काऊ भाषण चलते रहे। आखिर कहां था लोकल इंटेलिजेंस, कहां सो रही थी वो पुलिस जब ये भाषण हो रहे थे, वीडियो वायरल्स हो रहे थे? क्या पुलिस के सामने ऐसी कोई सूचना नहीं थी? अगर ये सूचना पुलिस के सामने नहीं आई तो ये फेलियर ऑफ पुलिस भी कहा जाएगा कि
उत्तराखंड के अंदर पुलिस के नाक के नीचे इतनी बड़ी घटनाएं हो जाती हैं, इसका मतलब आधी चीजें तो सामने ही नहीं आ पाती होंगी। ये वीडियो था, अगर वीडियो इस वायरल हो वक्त गया तो आप पता ये चल गया। कार्यक्रम देख रहे हैं और आप अगर ये सोच रहे हैं कि देखिए एक ही को कहा जा रहा है दूसरे को नहीं कहा जा रहा, इस खबर पर बात हो रही है और इस खबर के सामने जो भी खड़ा हुआ है उसके ऊपर सवाल जरूर उठाए जाएंगे। तस्लीम रहमानी, जब हम देखते हैं कि बहुत सारे ऐसे लोग हों, चाहे शर्जील इमाम हो, चाहे उमर खालिद हो, जिस तरीके के आपत्तिजनक बयान उन्होंने दिए उसके लिए वो जेल में हैं और अब ये लोग बाहर हैं, तो क्या इससे दोहरे मापदंड नहीं दिखाई पड़ते? नहीं, हमने ये बात बार बार कही है। हम देखिए, बदअमनी किसी भी तरह की, हेट स्पीच किसी भी तरह की, मुझे तो, मैं जाती तौर पर भी उसे पसंद नहीं करता, कम्युनिटी भी नहीं करती। अगर अकबरुद्दीन अवैसी ने कहा था तो बिल्कुल गलत कहा था और वो जेल गए, किसी ने उसकी मुखालफत नहीं की, सबने अप्रिशिएट किया, गए। अभी शर्जील इमाम या जो लोग भी हैं, उन्होंने जो कुछ कहा उसके लिए उस पर फौरन कार्रवाई हुई। आप देखिए, जो लोग त्रिपुरा में गए थे, त्रिपुरा में वायलेंस तो हो ही था, लेकिन जो जर्नलिस्ट भी वहां गए उनको भी यूएपीए के तहत गिरफ्तार कर दिया गया। और ये सिलेक्टिविटी, और ये जो यति सरस्वती है, इनके खिलाफ पेंडिंग एफआईआर सैकड़ों की तादाद में, सैकड़ों पेंडिंग एफआईआर है, आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। जब उन्होंने, ये आज की बात नहीं है, ठीक है, गवर्नर ने थे त्रिपुरा के, 5 सेकंड ले लीजिए अमृतानंद जी, बहुत वैसे भी 3 दिन से आप लोगों ने बहुत कुछ वायरल करा दिया, 5 सेकंड और ले लीजिए। पे जब खामोश रहती है, मैंने कोई प्रवचन मेरा ऐसा नहीं मिलेगा, लेकिन मैं 5 सेकंड, केवल 5 सेकंड जी। दिल्ली में अश्विनी उपाध्याय के कार्यक्रम में जो 2 जेल में गए थे, हाँ, आजाद विनोद और दीपक सिंह हिंदू, उनके खिलाफ नहीं मिला और 2 महीने तक जेल में रहे और एक भी शब्द नहीं मिला आज तक। क्यों? ठीक है, तो आप ये कहना चाह रहे हैं यही तो मसला है कि जो उनके खिलाफ अगर कुछ नहीं मिला तो इसका मतलब बाकी लोगों को छूट मिल जानी चाहिए कुछ भी कहने की, चाहे कोई भगवा रंग के कपड़े पहनकर सोचता हो कि इस देश के अंदर वो आग लगा सकता है, या कोई टोपी धारी करके अगर वो सोचता हो कि इस देश में आग लगा सकता है, उसको ये बात बिल्कुल ढंग से समझनी पड़ेगी कि ये देश कानून से चलता है, कॉन्स्टिट्यूशन से चलता है। और अगर इस तरह की नाजीवादी, हिटलरवादी मानसिकता वाले चाहे किसी भी धर्म के अंदर हो, जिम्मेदारी सरकार की, कानून की और बढ़ जाती है कि शांति भंग ना हो। चुनाव आते जाते रहेंगे, इस देश की एकता अखंडता टूट गई तो उसके बाद शायद ये देश ही नहीं बचेगा। छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, वापस आ रहे हैं, खबरों का सिलसिला जारी है। से जुड़ी हुई एक ब्रेकिंग न्यूज आ रही है। धमाके में एक शख्स की मौत हुई और 4 लोग इस धमाके में घायल हुए। कई तरह की बातें अभी करी जा रही हैं और आप जो ये पूरा सीक्वेंस देख रहे हैं, 2nd फ्लोर पर कोर्ट में किस तरीके से धमाका हुआ और उसके बाद जो अफरा तफरी मची है, कहीं ना कहीं इस एक साजिश की जरूर इस पूरे मामले से बू आ रही है। पंजाब के डिप्टी चीफ मिनिस्टर सुखविंदर सिंह ने टाइम्स ऑन भारत से कहा कि लुधियाना में जो कुछ हुआ उसमें पाकिस्तान की साजिश हो सकती है, क्योंकि पाकिस्तान पंजाब में शांति नहीं चाहता। वहीं मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने कहा कि पहले बेअदबी और अब धमाके के पीछे बड़ी साजिश हो सकती है। ਲੁਧਿਆਣੇ 'ਚ ਇੱਕ ਬਲਾਸਟ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਸਮੇਟ ਕੇ ਸਿੱਧਾ ਲੁਧਿਆਣੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਮੌਕੇ ਤੇ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਵਾਂਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨੇੜੇ ਆ ਰਿਹਾ, ਕੁਝ ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ, ਸੂਬਾ ਵਿਰੋਧੀ ਤਾਕਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਘਿਨਾਉਣੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਸੁਚੇਤ ਹੈ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁਚੇਤ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਨਹੀਂ ਸਫਲ ਹੋਏ, ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਅਰਾਜਕਤਾ ਫੈਲਾਉਣ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਿਹੜੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਜਾਂ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਗੈਂਗ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਆ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤਹਿਕੀਕਾਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਬੜੀ ਛੇਤੀ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨਤੀਜੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਪਰ ਇਹ ਮਾੜੀ ਘਟਨਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਅਮਨ ਵਿਵਸਥਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਭੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ। गुरप्रीत मेरे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। गुरप्रीत, क्या जानकारी है अभी इन्वेस्टिगेशन में, कुछ क्या सुराग मिल पाए हैं? और जिस तरीके से ये एक के बाद एक घटनाएं हो रही हैं, जो सुरक्षा एजेंसीज हैं वो क्या कह रही हैं?
जी बिल्कुल, अगर बात करें तो 7 बजे एक मीटिंग होगी जिसमें चीफ मिनिस्टर और डिप्टी चीफ मिनिस्टर जो होम मिनिस्टर भी है वो बैठ के पूरे ऑफिसरों से बात करेंगे, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम को पिछले 3-4 दिन में लगातार देख रहे हैं कि एक के बाद एक वारदात हो रही है और कहीं ना कहीं पुलिस की जो फंक्शनिंग है उस पर सवालिया चिन्ह लग रहा है। अगर बात करें आज के ब्लास्ट की तो ये दोपहर को 12 बजे ब्लास्ट होता है, उसके बाद लगातार जो इन्वेस्टिगेशन चलती रहती है और अभी जो आला अधिकारी है, जो उच्च अफसर है, उनसे बात होती है तो वो कहते हैं कि कहीं ना कहीं मल्टीपल थ्योरी पे वर्क करते हैं। एक तरफ तो होम मिनिस्टर है जो वो ये भी बात करते हैं कि क्रॉस का बॉर्डर भी कॉन्स्पिरेसी हो सकती है, या मुख्यमंत्री है वो भी ये बात करते हैं कि कोई बड़ी कॉन्स्पिरेसी हो सकती है। लेकिन जो इन्वेस्टिगेशन में अलग अलग पहलू देखे जा रहे हैं उसमें सबसे बड़ा पहलू ये है कि ह्यूमन बम वाला एंगल एक्सप्लोर किया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं क्योंकि वॉशरूम में हुआ है, इस बात को लेकर पुलिस लगातार जो डॉट्स हैं उनको कनेक्ट करने की कोशिश कर रही है। पुलिस का ये कहना है कि कहीं ना कहीं वॉशरूम में उन जो अपना जो बॉम्ब था उसको फिक्स करने में जाया गया था जबकि ये ब्लास्ट हो गया। लेकिन कहीं ना कहीं पुलिस लगातार जैसे फोरेंसिक टीम की हेल्प ले रही है, एविडेंस कर रही है। इस समय हम वहीं खड़े हैं कोर्ट के बाहर, कोर्ट कॉम्प्लेक्स में। यहाँ देख सकते हैं कि पूरे का पूरा एरिया कॉर्डन ऑफ किया हुआ है। पूरे का पूरा एरिया कॉर्डन ऑफ करने का मतलब यह है कि जितने भी एविडेंस है वो क्रूशियल एविडेंस सारे कलेक्ट किए जा रहे हैं ताकि इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ पाए। लेकिन इस समय पुलिस जो मल्टीपल थ्योरीज पे काम कर रही है, लेकिन ये हाँ जो थ्योरी अमर्ज होकर आ रही है वो ह्यूमन बम की थ्योरी जो जिसको अमर्ज करके उस पर लगातार काम किया जा रहा है। तो पंजाब में जो वारदात होनी, जैसे कि हमने आई विटनेस से भी बात की तो ऐसे लग रहा था कि अचानक वारदात हुई। और सबसे बड़ा सवालिया चिन्ह यहाँ पे जो जितने भी वकील थे, कोर्ट में लॉयर थे, उन्होंने खड़ा किया कि जो लगातार चेकिंग होती है, ये जो वारदात हुई है वो 2nd फ्लोर पे हुई है, वो वहाँ पे उनकी एंट्री कैसे हुई, ये सबसे बड़ा सवालिया चिन्ह है। और अगर वो वॉशरूम तक पहुँच गए और अंदर इतना बड़ा ब्लास्ट हो गया तो पुलिस पे गुरप्रीत ये बिल्कुल कुछ उसी तरह का नहीं साजिश नजर आ रही जैसी पिछले चुनाव में मोर में जो बम ब्लास्ट हुआ था। चुनाव से ऐन पहले माहौल को खराब करने की एक वो साजिश थी और अब फिर एक बार हो रहा है। चाहे इसके जो तार हैं वो पाकिस्तान की तरफ उड़ते हों या फिर कोई सोच समझकर पंजाब का माहौल खराब करना चाहता है, ये बिल्कुल वैसी ही घटनाएं दोहराई जा रही हैं। जी बिल्कुल, कुछ दिन पहले हमने देखा कि अगर नवंबर में हम देखें तो बीएसएफ के कैंप के बाहर पठानकोट में एक ग्रेनेड फेंका जाता है और उसके बाद जो गुरदासपुर की पुलिस है वो लगातार इन्वेस्टिगेशन करती है और उसमें टिफिन बम पकड़ते हैं और ह्यूज एमोनेशन रिकवर करते हैं जो अलग अलग जगहों में दबाया गया था। तो इलेक्शन में आने के टाइम पे क्योंकि जैसे सैक्रिलेज का भी केसेस हुए हैं, उसको भी लेके आज चरणजीत सिंह चन्नी जो मुख्यमंत्री है उन्होंने भी ये सवालिया चिन्ह खड़ा किया है कि इस तरह आके जो कॉन्स्पिरेसी की जाती है लास्ट मोमेंट में इलेक्शन में, तो कहीं ना कहीं उन बातों को लेके तहकीकात करने की जरूरत है। कि जैसे हमने पहले भी बोला कि सेंटर ने भी इस बात की रिपोर्ट मांग ली है जो स्टेट गवर्नमेंट से कि क्या इसका अपडेट है और क्या लगता है, और एनआईए जो इन्वेस्टिगेशन है वो भी कर रहे हैं कहीं ना कहीं, क्योंकि मल्टीपल एजेंसी के थ्रू ही पता चल पाएगा क्या कॉन्स्पिरेसी है। और बिल्कुल आपकी बात ठीक है, जैसे मौड़ में हादसा हुआ था उसी तरह का ये हादसा है और इलेक्शन से पहले होने के कई सवाल खड़े हो रहे हैं इस बात पे कि कौन कॉन्स्पिरेसी कर रहा है और जैसे ये पूरी वारदात को अंजाम दिया गया है। क्योंकि सबसे पहले मैं आपको रोकना चाहता हूं, कुछ तस्वीरें इस वक्त दर्शकों को दिखानी है। ये नवजोत सिंह सिद्धू जो हैं पंजाब कांग्रेस के मुखिया, वो इस वक्त लुधियाना में उस अस्पताल में पहुंचे हैं जहां पर जो ब्लास्ट के विक्टिम जो हैं, जिन लोगों को चोट लगी थी, जो लोग घायल हुए थे, उनको इस वक्त इलाज उनका कराया जा रहा है। आप इस वक्त देख रहे हैं तस्वीरें जो आज लुधियाना में कोर्ट परिसर के अंदर बम ब्लास्ट हुआ, उसके बाद एक व्यक्ति की मौत हो गई और 5 लोग घायल बताए जा रहे हैं। नवजोत सिंह सिद्धू पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष जो हैं वो इस वक्त वहां पर पहुंचे हैं। गुरप्रीत, मैं आपसे जानना चाहता हूं, इसमें आत्मघाती हमले की भी बात हो रही है। अच्छा, नवजोत सिंह सिद्धू बोल रहे हैं, उनकी बात सुनते हैं पहले। चलिए, नवजोत सिंह सिद्धू अस्पताल के अंदर चले गए, जब वापस आएंगे तो शायद तब बात करेंगे। एक तरफ आप देख रहे हैं ये जो मुख्यमंत्री हैं पंजाब के, थोड़ी देर पहले चरणजीत सिंह चन्नी साहब पहुंचे थे और उसके बाद अब वहां पर नवजोत सिंह सिद्धू पहुंचे। गुरप्रीत, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए और हमें सारी जानकारी देने के लिए। इस खबर पर बहुत बारीक नजर रखेंगे क्योंकि पंजाब में किसी भी तरीके की जो अटेम्प्ट है माहौल को बिगाड़ने की, वो बहुत ही घातक हो सकती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वाराणसी में थे,
चुनावी जो रैलियों का दौर है वो लगातार जारी है। पिछले इस महीने के अंदर 11 बार प्रधानमंत्री उत्तर प्रदेश में अलग अलग जगहों पर अलग अलग चुनावी कार्यक्रम कर चुके हैं। आज उन्होंने वाराणसी में कई परियोजनाओं का पदार्पण किया, लोकार्पण किया। उसके बाद वहां की महिलाओं से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संवाद भी किया। उस वक्त मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी वहां पर मौजूद थे। अब उत्तर प्रदेश चुनाव को लेकर जितनी महिलाओं को लेकर सरगर्मी दिखाई पड़ रही है, लगता यही है कि हर दल को लगता है कि इस बार जो किस्मत की चाबी है वो उत्तर प्रदेश की महिला वोटर के हाथ में है। और धूप छांव का भी परेशानी रहती थी। अब जब हमें पता चला तो हम आवास डूडा ऑफिस से भरे, और जब हमारे यहाँ आवास बन गया, घर पक्का मकान बन गया, हमारे परिवार अब अच्छे से जीवन। कितने पैसे मिले सरकार की तरफ से आपको? सर 2.5 लाख। 2.5 लाख रुपए मिला जी। और आप ठीक से हम लोग का घर बन गया और हम लोग अच्छे से। पहले कहाँ रहते थे? ऐसे कई सारे कार्यक्रम अभी और भी होंगे। हर पार्टी अपनी तरफ से महिलाओं को रिझाने की पूरी कोशिश उत्तर प्रदेश में कर ही रही है, चाहे कांग्रेस का लड़की हूं लड़ सकती हूं या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ जिस तरीके की उन्होंने योजनाएं चलाई हैं महिलाओं के लिए, वो एक एक बार सभी महिला वोटर तक पहुंचाने की कोशिश हो। छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं। खबरों का सिलसिला टाइम्स ऑन ऑफ भारत में जारी रहेगा और लोकतंत्र पर आपसे मुलाकात होगी अब कल।